जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे राज्यसभा। संसद देखे थे, उस आज देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। अगर बात करें राज्यसभा का वर्णन तो आर्टिकल्स 80 में है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन या उच्च सदन, सदन या विशेष सदन, विशेषताओं का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में सीट की बात करें तो 250 सीट मैक्सिमम है, अधिकतम 250 सीट हो सकता है इसके सीट, लेकिन वर्तमान में 245 सीट हैं। ये 245 सीट जो है इस प्रकार वर्णित है। 243, 223 ये भारत के विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आता है और 12 जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 80 के 3 में है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा राज्यसभा में। ये 12 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे तो भारत के 4 क्षेत्र से आएंगे, जैसे साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला। ये 4 क्षेत्र से 12 सदस्य आएंगे। साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला। कला के अंदर ही खेल कूद आ जाते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम यहीं से यानी कि राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो ये 12 सदस्य ऐसा नहीं कि 3-3 से बांट लेगा, ये 6-6 ऐसा नहीं। जहाँ से लगेगा कि आना चाहिए वहाँ से हो सकता है 12 का 12 समाज सेवा से आ जाए, हो सकता है 12 का 12 साहित्य से आ जाए। तो ये फिक्स नहीं है। इसका वर्णन अनुच्छेद 80 के 3 पे है। अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है तो आंसर राष्ट्रपति होगा, लेकिन ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं इनके। अगर ये जो आते हैं तो ये आते हैं भारत के जो राज्य हैं और जिस केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास अपना विधानसभा है वहाँ से सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके निर्वाचन का। ये तो हो गया संरचना। अब बात करते हैं निर्वाचन का। इसका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। इसका निर्वाचन हम लोग जनता द्वारा इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। हम इसे डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा जाके विधानसभा का सदस्य चुना जाता है। हम विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभा है और उसके द्वारा इसे चुना जाता है। 243 जो है प्रत्येक यानी विभिन्न विभिन्न राज्यों से ये संख्या लिया जाता है इस तरह। तो हम इसे इनडायरेक्ट यानी कि जनता इस इनडायरेक्ट चुनता है इन्हें, इनडायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा विधानसभा का सदस्य चुना जाता है, उसके द्वारा ये चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है तो विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश में अपना विधानसभा है, तो सदस्य वहाँ से चुन के आते हैं और ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 80 के 3 में इसका वर्णन है। 4 क्षेत्र से आते हैं, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। और इसका जो चुनाव होता है तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। और ये जनसंख्या का आधार 1971 को ही अभी तक माना गया है, क्योंकि 71 के बाद इसके सीटों में बढ़ाया नहीं गया है। इसीलिए कहीं कहीं आपको लगेगा कि किसी राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी उसके तुलना में यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का सीट कम है, तो क्योंकि उस समय 1971 के जनगणना को आधार बनाया गया था जनसंख्या को, इसीलिए अभी वो अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 50-60 सालों में कोई राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ राज्य का कम बढ़ा है, यहाँ से वह अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उच्च सदन हो गया। अब थोड़ा सा इसका बात करते हैं इसके बारे में, योग्यता क्या होना चाहिए राज्यसभा बनने का, जो ये है उसे योग्यता क्या होना चाहिए। पहला तो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी जैसे वोट देगा भी तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला है भारत का नागरिक। दूसरा कहता है वो कोई लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो। लाभ का पद यहीं पे यही कहता है। अगर वो कोई मंत्री है या विधायक है, विधायिका है, तो संविधान ऐसे पद को लाभ का पद नहीं मानता है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में है तो लाभ का पद माना जाता है। अगर वो कोई विधायक है, विधायिका है, कुछ भी है, तो वो यानी कि मंत्री लेवल पे है, तो यानी कि लाभ के पद पर नहीं है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि वो मानसिक रूप से संतुलित हो, यानी कि पागलपन ना हो और खुद डिसीजन ले सकता हो अच्छा बुरा का, वो स्वतंत्र हो अपने आप में। ठीक है। चौथा कहता है दिवालियापन नहीं हो। दिवालियापन किसे कहते हैं, किसी बैंक के द्वारा लोन लेने पर लोन को ना चुकाने के बाद जो लोन द्वारा कार्रवाई किया जाता है, घर में कुर्की करना, जगह जमीन जितना है संपत्ति जब्त करना, ऐसे सिचुएशन को दिवालिया कहते हैं। सिर्फ 2 सेट कपड़ा छोड़ के बर्तन बासन सारा कुछ बैंक अपने साथ ले जाता है, तो उसे दिवालिया कहते हैं। अगला है कि ये संसद में जो कानून बनता है उसका फॉलो करना चाहिए, जो नियम कानून बनता है उसको मानना चाहिए। ठीक है। तो ये था यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। और एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र की जो सीमा है वो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये संसद है, ठीक, संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ से तीनों का आराम से याद हो जाए। लोकसभा उच्च है तो इससे बड़ा है तो ये 25, ठीक है, 25 वर्ष। राज्यसभा बड़ा है लोकसभा से 33 और राष्ट्रपति 35 वर्ष। ये याद कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। तो ये थे राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। अब बताएंगे कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कहा जाता है कि संविधान के कोई भी अनुच्छेद में राज्यसभा के कार्यकाल का ऐसा नहीं है कि इसका कार्यकाल एक सदस्य का 6 वर्ष ही होगा।
ऐसा किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। लेकिन इसका वर्णन है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेगा। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेगा। तो इससे पता चलता है कि अगर 1/3 जा रहा है 2 वर्ष में, फिर 1/3, फिर 1/3, टोटल यानी कि एक जाने में 6 वर्ष लगेगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 वर्ष यानी कि एक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर वो चाहे तो इससे पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, लेकिन यह है कि पूछा जाता है कि कितने वर्षों के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य को अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। तो 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य को। ठीक है, अब आता है कि राज्यसभा का सभापति तो कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है। ठीक है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसका सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, एक सभापति हो गया, एक हो जाता है उपसभापति। उपसभापति का कार्य क्या है? अगर सभापति का कुछ हो गया है या कहीं गया है तो उस समय इसका कार्य को संभाल सकते हैं उपसभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? जो जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, तो इसे डिसिप्लिन में रखना, एक के बाद एक को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये सारे अलग अलग राज्य से रहते हैं और अपने अपने राज्य को महत्व बताने के चक्कर में बहुत शोरगुल होते हैं। तो इसे शांत करने के लिए एक विधि पूर्वक चलने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत होता है, जिसे सभापति कहते हैं। उसका कार्य करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और उपसभापति जो है, इन्हीं 245 में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुना जाता है। अब आता है बात, अगर उपसभापति अगर इस्तीफा देगा तो उस सभापति को देख सकता है, लेकिन सभापति उपसभापति को अपना इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि उपसभापति कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति यानी सभापति किसके देगा, यानी कि अपना इस्तीफा? तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। हर जगह आप देखेंगे कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहे हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, इसीलिए, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि किस सदस्य ना होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करती है, तो है राज्यसभा। ठीक है, तो ऐसा पूछा भी जाता है कि राज्यसभा के सभापति किसे अपना इस्तीफा देता है, तो होगा राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा बात कर लेते हैं राज्यसभा की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, राज्यसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था। इस समय राज्यसभा शब्द नहीं था, उस समय था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, वो 13 मई 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसके नाम में परिवर्तन किया गया 1954 में, नाम दिया गया राज्यसभा। ठीक है, 1954 में। समझेंगे कि
वहाँ थोड़ा सा यहाँ पे चुनाव पद्धति के बारे में समझेंगे कि पहली बार कैसे क्या किया गया था। जब 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, जितने भी उस समय सीट थे सारे सीट को एक बार में ही भरा गया था। ठीक है, मान लेते हैं 200 सीट या 240 सीट था, मान लेते हैं 240 सीट था। अब तो संविधान में रूल है कि 2 साल बाद यानी कि 1/3 खाली करना है, यानी कि 1954 में फिर चुनाव होना है। 1/3 आदमी राज्यसभा के बाहर से आएंगे अंदर और अंदर के आदमी बाहर जाएंगे। तब तो 2 साल तो अभी हुआ ही था, यानी 54 में आया था, 56 में जाने की बात है, तो किसे भेजा जाए? तो ऐसे सिचुएशन में 240 नाम का लिख के, सभी का नाम लिख के एक डब्बे में बंद किया गया। वहाँ से इसका 1/3 बोले तो 80, ठीक है, 80 ऐसे लिस्ट की निकाले गए जिसका नाम होगा उसे अवकाश घोषित यानी अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 1954 में पहली बार 80 को यानी अवकाश दिया गया। ठीक है, अवकाश दिया गया। और नया जो आए यानी कि नया सदस्य जो आए वो इसके जगह पे आए 80। तो अब 1956 में क्या बचेगा? 240 में 80 गया तो कितना बचेगा? 160 और प्लस ये 80 आए थे। ठीक है, यानी कि फिर से 240 आ गया। अब कहता है कि अब 56 में क्या करेगा? ये तो नया है, यानी कि 80 जो है ये तो नया आया है, तो इसके नाम का लॉटरी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसके नाम का लॉटरी नहीं निकलेगा, यानी कि 160 के नाम का लॉटरी डाल के यानी कि एक डब्बा में डाला जाएगा। यहाँ से फिर 80 आदमी का लॉटरी निकाला जाएगा। ठीक है, जिसका नाम आएगा उसे अवकाश दिया जाएगा, जो बचेगा फिर वो आगे जाएगा। यानी कि 56 के बाद कितना आ जाएगा? 1958। तो ये जो 80 बचेंगे वो, ठीक है, और अगले चुनाव में जो यानी कि जो यहाँ से आया था 54 से और जो 56 में आएंगे ये 80, तो इस तरह जोड़ के 240 होता है। अब आता है 52 में, 54, 56, 58 में जो अब होगा तो ये जो 52 में आया था उसका तो 6 साल का टर्म पूरा हो जाएगा। ऐसे 80 आदमी जिसका नाम ना तो इस लॉटरी में आया था ना ही इस लॉटरी में, तो 58 में उसे सीधे अवकाश दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। इसी कारण इसी पद्धति के कारण इसे अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, इसे खत्म किया जा सकता है। भंग हो रहा है हमेशा इसमें सदस्य, लोकसभा की कितनी भी अच्छी सरकार रहे 5 साल के अंदर वो भंग होता है, हो सकता है उससे पहले भी भंग हो, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। ये हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। और यहाँ जितने भी राज्य से आते हैं अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने राज्य का वर्चस्व चाहते हैं, अपने राज्य का फायदा चाहते हैं, इसीलिए राज्य जो है अपने तरफ से यहाँ पे सदस्य को भेजते हैं, अस्थाई सदन कहा जाता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। एग्जाम में पूछता है किसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो दे देगा विधान परिषद, विधानसभा, दे देगा ऑप्शन है विधानसभा, लोकसभा आपका यानी कि राज्यसभा, और दे देगा इनमें से सभी। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा हर एक 5 साल में भंग होता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा राज्यसभा को ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म का मतलब क्या? जैसे 2-2 साल में 1/3 पब्लिक रिटायर लेंगे, हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे, यानी कि चुनेंगे ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए 300 सदस्य थे, मान लेते हैं 300 सदस्य थे यानी कि 2022 में, ठीक, अब आएगा 2024, यहाँ से तो 1/3 चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 का छुट्टी बचा कितना? 200। हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे तो ये 200 ही रह जाएगा। फिर आएगा 2026, ठीक है, 200 रहेगा। अब फिर यहाँ से 1/3 चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करते करते एक ऐसा समय आएगा कि इसमें 0 बचेगा, तो इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
राज्यसभा को। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है, भंग वाली बात। अब आता है कि राज्यसभा के कुछ अपना विशेषताएं हैं। कुछ अपना विशेषताएं हैं, ठीक है। राज्यसभा का क्या है विशेषता? तो कहता है आर्टिकल्स अनुच्छेद 249 कहता है कि आप लोग को पढ़ाए हैं संवर्ती सूची यानी कि संघ सूची, यानी कि सूची जब पढ़ रहे थे तो 7वीं अनुसूची में वर्णन है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो वहाँ पे कहते हैं कि आर्टिकल्स 249 कहते हैं कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर किसी सब्जेक्ट को राज्य सूची से निकाल के कहा जाए कि ये राष्ट्र हित के लिए है और इसमें राष्ट्र कानून बनाएगा, तो ऐसे सब्जेक्ट को राज्य सूची से निकालकर केंद्र सूची में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन 2/3 सदस्य का हाँ होना चाहिए, अनुच्छेद 249 कहता है। ये पहला। दूसरा क्या है? दूसरा विशेषता है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, जिसको कहते हैं यूपीएससी, ठीक। कहता है कि अगर अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के 2/3 सदस्य कोई ऐसे चीज़ को अगर अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने की बात कहता है तो उसे शामिल किया जा सकता है। जैसे अभी अखिल भारतीय सेवा में 3 प्रकार कहते हैं, IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यानी कि वन, ठीक है, वो फॉरेन नहीं, विदेशी वाला नहीं, विदेश नीति नहीं। तो एग्ज़ाम में फंसा देता है कि अखिल भारतीय सेवा के कौन कौन से शब्द हैं, तो एक दे देंगे IAS, IPS, IPS, ये तो वन का है, IFS जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये वन के देखभाल के लिए। विदेश वाला जो सुरक्षा की बात होता है वो यहाँ पे शामिल नहीं है। अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर बोल दे कि यानी फॉरेन भी अखिल भारतीय सेवा के ही शब्द हैं, इसी के अंदर आएंगे, तो आ सकता है। अनुच्छेद 312 यही कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता कहता है उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो ये प्रक्रिया पहले राज्यसभा में 2/3 सदस्य के साथ पारित होना होगा। ऐसे तो कोई भी संविधान संशोधन के लिए किसी भी यानी कि सदन में आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है सभापति के पद से तो पहले ये राज्यसभा में ही पारित होना चाहिए 2/3 सदस्यों के द्वारा, तभी ये लोकसभा में जाएगा, उसके बाद इसे हटाया जा सकता है। ये अधिकार दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों को। और चौथा क्या है? धन विधेयक लोकसभा का शब्द है। धन विधेयक है क्या? राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, हाँ भर सकता है, अगर नहीं भी भरेगा तो अपने आप पारित हो जाएगा। तो ये थी कुछ विशेषताएं हमारे राज्यसभा का, ठीक है। अगले दिन देखेंगे लोकसभा। तो राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहते हैं? ये कभी भंग नहीं होता इसीलिए, ठीक है। उस सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े आदमी हैं। और इसे विशेषताओं का क्यों कहते हैं? क्योंकि विशेष लोग ही इसमें आते हैं विभिन्न राज्यों से,
और अपने राज्य के भलाई करने के लिए। तो अगले देखेंगे आगे लोकसभा। तब तक के लिए जय हिंद।